अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, जो कि FN 2 का यूनिट नंबर 9 है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स भी कवर करेंगे और इसके साथ इस यूनिट के जो आपके पास MCQs बन सकते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्सुअलिटी क्या होती है। देखो, सेक्सुअलिटी में हमारे पास सबसे पहले आता है सेक्सुअल आइडेंटिटी, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर मेल है तो आपके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फीमेल है तो फीमेल के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न क्या होता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सेक्सुअल पैटर्न को इफेक्ट करती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये हम सेक्सुअलिटी में पढ़ते हैं। आज के यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास ये है जिसको यूनिट में हमने कवर करना है। फर्स्ट हम एक रिव्यू देंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न क्या होता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है कि रिलेट सेक्सुअलिटी टू ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, कि जो आप बचपन से लेके एंड एज तक जो आपके लाइफ स्टेजेस जो है इसके साथ सेक्सुअलिटी के स्टेजेस किस तरह रिलेट कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाइंग फैक्टर दैट इफेक्ट सेक्सुअल फंक्शनिंग, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से रिस्क हैं जो आपकी सेक्सुअलिटी में अल्ट्रेशन लेकर आते हैं। और एट द एंड हम आपको नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल फंक्शनिंग क्या है, कि किस तरह आप एक ऐसे पर्सन जिसको सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है, उसकी कोई सेक्सुअल पैटर्न में चेंजेस आए तो आप किस तरह उसको डायग्नोस करेंगे और उसके लिए आप इंटरवेंशन बनाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक नजर डाल लेते हैं। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुकम्मल वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल आर्गन्स होते हैं, इंटरनल आर्गन्स होते हैं। एक्सटर्नल आर्गन में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास पीनस आता है, इसमें हमारे पास यूरेथ्रा वगैरह आते हैं। इंटरनल आर्गन में फिर हमारे पास टेस्टिस, ये सब एपिडिडाइमस, ये चीजें आती हैं जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वीडियो में। इसके बाद क्या है कि एक एडल्ट मेल हमारे पास 100 मिलियन स्पर्म सेल बनाता है हर दिन, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे, जो क्या है, जो हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन है, जो क्या करता है, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में लाता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, कि जब मेल हमारे पास प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो उसमें मूंछें आना शुरू हो जाती है, फेस पे हेयर आ जाते हैं, दाढ़ी में उसकी जो है वॉइस जो है वो पिच उसका कम हो जाता है, वो हमारे पास मस्कुलर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सेक्स आर्गन जो हमारे पास है, जेनिटल आर्गन से उसके साइज में इंक्रीज आ जाता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम जो हमारे पास चेंजेस आती हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती हैं। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो फीमेल में हमारे पास एक्सटर्नल आर्गन्स होते हैं, इंटरनल आर्गन्स होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर भी हमारे चैनल पे मौजूद, इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और जब आप वहां पे वो पढ़ लें तो फिर ये यूनिट आपके लिए इजी हो जाता है। इसके बाद हमारे पास फीमेल में दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होता है। तो एस्ट्रोजन हमारे पास क्या होते हैं, एस्ट्रोजन फीमेल में फीमेल जो है कैरेक्टरिस्टिक लेकर आते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होना, एग्स प्रोडक्शन वगैरह, ये तमाम चीजें जो है ये हमारे पास फीमेल में किस ये एस्ट्रोजन वगैरह इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि सेक्सुअलिटी हम क्यों पढ़ते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन आ भी सकता है कि ये यूनिट हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये यूनिट हम इसलिए पढ़ते हैं कि रीजन फॉर स्टडिंग ह्यूमन सेक्सुअलिटी इज दैट वी मे फेस वेरियस पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेक्सुअलिटी सच एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल हरासमेंट। देखो, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इस तरह सिचुएशंस आते हैं कि हमें प्रेगनेंसी रिक्वायर नहीं होती, वांटेड नहीं होती, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है। जिस तरह फैमिली प्लानिंग वगैरह के थ्रू इसको स्टॉप किए जाते हैं, प्रेगनेंसीज को रोका जाता है। इस तरीके से हमारे पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती है, सेक्सुअल हरासमेंट भी होती है, सेक्सुअल एब्यूजिंग वगैरह भी होती है। तो ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सेक्सुअलिटी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सेक्सुअलिटी पैटर्न। सेक्सुअलिटी इज अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग सेक्सुअल इंक्लूडिंग the collective characteristics that distinguish male and female।
कि सेक्सुअलिटी क्या है कि इक्वालिटी ऑफ बीइंग सेक्सुअल, कि आप अगर मेल हैं तो आप में मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अगर आप फीमेल है तो आप में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये हमारे पास आ जाता है सेक्सुअलिटी में। सेक्सुअलिटी हमारे पास 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहले हमारे पास सेक्सुअल आइडेंटिटी, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद आपका सेक्स रोल, अगर आप मेल हैं तो आपका कौन सा रोल होगा, फीमेल है तो आपका कौन सा रोल होगा। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस और फोर्थ सोशल नॉर्म्स। तो इस तमाम को एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेक्सुअल आइडेंटिटी और जेंडर आइडेंटिटी। एनाटॉमिकल स्टेट ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस इट अ सेंस ऑफ वन सेल्फ एज मेल और फीमेल। क्या है कि जब आप वो तमाम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, वो तमाम चीज़ें, हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो क्या करता है, जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो वो फिर हमारे पास आ जाते हैं जेंडर आइडेंटिटी में। कैरेक्टरिस्टिक डेवलप 8 मंथ टू 3 ईयर्स ऑफ लाइफ, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं कि 8 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक आपको ये पता चल जाता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। जेंडर का, सेक्सुअल आइडेंटिटी का पता चल जाता है इंसान को। इसके बाद सेक्स रोल आ जाता है। तो सेक्स रोल क्या है कि जब आपको पता चल जाए मेल हूँ फीमेल हूँ, तो मेल के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके अपने फीलिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड होंगे, फीमेल के अपने होंगे। तो दिस इज द एक्सप्रेशंस ऑफ वन ओन जेंडर थ्रू बिहेवियर, फीलिंग एंड एटीट्यूड, कि आप अपने एटीट्यूड, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर की वजह से अपनी जेंडर को प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको कहते हैं सेक्स रोल। किस तरह के मदर जो है वो फीमेल जो होती है वो आफ्टर प्रेगनेंसी क्या करती है, फीडिंग कराती है बच्चों को। तो ये क्या है, तो ये उसके एक्सप्रेस करता है कि ये फीमेल है। इस तरह मेल हमारे पास मस्कुलर होता है, ये हमारे पास जो है हार्ड वर्क वगैरह करते हैं, मजदूरी वगैरह इस तरह करते हैं। मेल हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये क्या करते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको कहते हैं सेक्स रोल। कल्चरली डिफाइंड एज फेमाइन एंड मस्कुलाइन रोल, के कल्चर या सोसाइटी में आप जो है एज अ मेल आपके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एज अ फीमेल जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो तमाम रोल, वो करेक्टरिस्टिक जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो इसको कहते हैं सेक्स रोल। थर्ड हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज अ फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड सेक्सुअल पार्टनर। इसमें क्या है कि जो रोमांटिक रिलेशन या कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है आपका अपने सेक्सुअल पार्टनर की तरफ, अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड का वाइफ की तरफ या वाइफ का हस्बैंड की तरफ, तो ये हमारे पास आ जाते हैं सेक्सुअल अट्रैक्शन में। इसको कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इसको एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल क्या है कि रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू पर्सन ऑफ द अपोजिट सेक्स, के अपोजिट सेक्स की तरफ आपका जो सेक्सुअल या रोमांटिक अट्रैक्शन है, जिस तरह मेल का फीमेल की तरफ या फीमेल का मेल की तरफ, तो इसको कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल। सेकंड हमारे पास है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, बाइसेक्सुअल इज अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन्वॉल्विंग फिजिकल और रोमांटिक अट्रैक्शन टू बोथ मेल एंड फीमेल, कि अगर एक मेल है उसका सेक्सुअल या रोमांटिक या फिजिकल अट्रैक्शन है टुवर्ड मेल एंड फीमेल बोथ, या कोई फीमेल है उसका अट्रैक्शन है टुवर्ड मेल एंड फीमेल बोथ, तो जब आपका बोथ सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन होते हैं तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। और थर्ड हमारे पास है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल क्या है कि एन एंडरिंग पैटर्न टू एक्सपीरियंस सेक्सुअल और रोमांटिक अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स। अगर किसी मेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन है, फीमेल का फीमेल की तरफ रोमांटिक या फिजिकल या कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन है, तो इसको कहते हैं होमोसेक्सुअल। और अगर बुआई का बुआई मेल का मेल की तरफ से होगा तो उसे गेस कहते हैं, और फीमेल का फीमेल उसे लेस्बियन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेक्सुअल ओरिएंटेशन के टाइप्स हैं, इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद आ जाता है सोशल नॉर्म्स, जो कि हमारे पास फोर्थ पार्ट है किसका, सेक्सुअलिटी का, कि ईच सोसाइटी हैज देयर ओन एंड डिफरेंट नॉर्म्स रिगार्डिंग प्री मैरिटल सेक्स, सेक्सुअल कंसेंट एंड मैनी अदर सेक्सुअल बिहेवियर। देखो सेक्स से रिलेटेड आपके जितने भी बिहेवियर है, सेक्सुअल कंटेक्ट हमारे पास है, जिस तरह हमारे पास सेक्सुअल
कंसेंट है, बिहेवियर्स है, हमारे पास प्री मैरिटल सेक्स मतलब कि शादी से पहले जो सेक्स वगैरह होते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में हर सोसाइटी के अपने तौर तरीके होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल होते हैं। तो ये चीज़ें भी हम सेक्सुअलिटी में स्टडी करते हैं, ये चीज़ें हम सेक्सुअलिटी में पढ़ते हैं। और जो हमारे सेक्सुअलिटी है, जो हमारे पास सेक्सुअल पैटर्न है, तो उस पे रिलीजन और कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये हमारे पास हमने पढ़ लिया कि सेक्सुअलिटी में कौन कौन से पार्ट चीज़ें हमारे पास शामिल है। तो अब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये यूनिट हमारे पास किस के बारे में है, ये यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव pattern. Sexual reproduction is a union that result in increasing genetic diversity of the offspring. Sexual reproduction देखो, सेक्सुअलिटी में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, बिहेवियर्स, मेल सेक्स, फीमेल, ये तमाम चीज़ें। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पैटर्न में कि जब आप सेक्सुअल पैटर्न को किस चीज के लिए यूज करें, कि आप रिप्रोडक्शन के लिए यूज करें, आप ऑफस्प्रिंग वगैरह इससे पैदा करें, आप अपनी नस्ल को बढ़ाएं, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पैटर्न। रिप्रोडक्शन इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। और यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि सेक्सुअलिटी में बहुत सी चीजें आती हैं, लिहाजा से रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ इसका एक कंपोनेंट है। रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअलिटी नहीं होता, बल्कि सेक्सुअलिटी एक ब्रॉड टर्म है, इसमें फिर रिप्रोडक्शन एक पार्ट है उसका। अब हमारे पास नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न देखो, जब किसी पर्सन में जो है किसी सेक्स वगैरह के लिए उसमें जो एरोजल आता है, जो ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा पैटर्न है, तो ये किस तरह होता है, तो ये हमारे पास एक साइकिल के फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट एक्साइटमेंट होती है, इसके बाद प्लेटिव, फिर आर्गेजम, इसके बाद फिर रिजोल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा किस तरह होते हैं, इसको अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक्साइटमेंट फेज, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये हमारे पास नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न है कि सबसे पहले हो जाता है एक्साइटमेंट फेज। एक्साइटमेंट फेज में ये ऐसा होता है कि इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सेक्सुअल पैटर्न रिस्पांस साइकिल। इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन दैट लीड टू अ सेक्सुअल एरोजन। कि आपके अगर आपको कोई फिजिकल स्टिमुलेशन या कोई मेंटल स्टिमुलेशन मिल जाए और आपके जहन में क्या हो जाए कि सेक्सुअल एरोजन और सेक्स की तरफ जो है आपका अटेंशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, एक्साइटमेंट है। कि एक्साइटमेंट लाजमी होगी, या कोई मेंटल आपके जहन में कुछ चल रहा होगा, या जो है फिजिकली कोई इस तरह आपको स्टिमुलस होगा जो क्या करेगा, जो आपको सेक्सुअली एरोज करेगा, आपको एक्साइट करेगा। इसके बाद जब आप एक्साइट हो जाते हैं, इसके बाद सेकेंड फेज जो हमारे पास आते हैं वो आता है प्लेटिव फेज। प्लेटिव फेज इज अ पीरियड ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रायर टू ऑर्गेज्म। कि ऑर्गेज्म से पहले जो आपका स्टेज होता है, एक्साइटमेंट के बाद और ऑर्गेज्म से पहले, उसको कहते हैं प्लेटिव। कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए और भी एक्साइट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, ऑर्गेज्म फेज। ऑर्गेज्म फेज में क्या होता है कि इज द कंक्लूजन ऑफ प्लेटिव फेज ऑफ द सेक्सुअल रिस्पांस साइकिल। इट इज accompanied by quick cycle of muscle contraction in the lower pelvic muscle which surround both the anus and the primary sexual organ। देखो ऑर्गेज्म किसे कहते हैं, कि जब आप फुली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपने आप को फुली प्रिपेयर करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अपने आप को फुली प्रिपेयर करते हैं, आप में वो तमाम चेंजेस आ जाती हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे होनी चाहिए। मसल्स आपके क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्गेज्म फेज। और आपकी जितनी भी एक्साइटमेंट होती हैं, जितनी भी प्लेटिव होती हैं, ये उसका रिजल्ट होता है जब आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह वो हो जाती है। इसके बाद जब आप वापस नॉर्मल रिजोल्यूशन फेज जो इसका आता है, उसमें क्या होता है कि अकर आफ्टर ऑर्गेज्म एंड अलाउ द मसल टू रिलैक्स, ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप एंड द बॉडी टू स्लो डाउन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। इसमें फिर ऐसा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, मसल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं और आप फिर से नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं। तो ये आप जब भी आपके पास कोई भी सेक्सुअल पैटर्न होगा तो ये इस तरह से होगा, पहले से एक्साइटमेंट होगी, फिर प्लेटिव, फिर ऑर्गेज्म, फिर रिजोल्यूशन होता है। लिहाजा इन स्टेजेस को आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब
आ जाते हैं हम एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी पे कि हमारे पास सेक्सुअलिटी कब एबनॉर्मल होती है और अगर एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी है तो उसके हमारे पास नुकसान क्या होंगे। सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज डिस्ट्रक्टिव टू वन सेल्फ और अदर, दैट इज मार्कली कंस्ट्रिक्टेड, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड अ पार्टनर, दैट एक्सक्लूड स्टिमुलेशन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दैट इज इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विद गिल्ट और एंजाइटी। देखो जो हमारे पास सेक्सुअलिटी या जो सेक्सुअल पैटर्न आपका है, ये तमाम चीजें हमारे पास नॉर्मल हैं, ये इंसान की नीड्स में आती हैं। लेकिन जब आपके पास कोई भी सेक्सुअल बिहेवियर कि क्या होगा कि वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव होगा, वो आपको कंस्ट्रिक्ट रखेगा, वो आपको क्या करेगा टुवर्ड कोई पार्टनर डायरेक्टेड टुवर्ड एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, वो आपके अंदर खुद है। इसमें आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वगैरह वो एक्साइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, गिल्ट होता है। तो इस तरह की एक्टिविटी को कहते हैं एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी, कि आपका कोई भी सेक्सुअल बिहेवियर जिसका रिजल्ट आपके पास डिस्ट्रक्शन हो, जिसका रिजल्ट आपके पास डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह हो, जिसमें आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्टिमुलेट नहीं होते, तो इस तरीके के हमारे पास सेक्सुअलिटी को कहते हैं एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी। अब आ जाते हैं स्टेज ऑफ सेक्सुअलिटी पे कि हमारे पास स्टेजेस ऑफ सेक्सुअलिटी क्या है। देखो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बढ़ता है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सेक्स, या मेल है तो उसके मेल सेक्स करेक्टरिस्टिक्स उसमें आएंगे, फीमेल है उसमें उस तरह के करेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो ये हमारे पास किस तरह आते हैं एक पर्सन में, तो अभी हम वो पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंटिन्यूअस प्रोसेस विच ब्रिंग अ चेंज इन एन इंडिविजुअल एवरी मोमेंट। वेरी सिंपल, बच्चा जो है वो हमारे पास बढ़ता रहता है, टाइम के साथ बढ़ता रहते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ आप में डिफरेंट टाइप के चेंजेस आएंगी, फिजिकल चेंजेस आप में आएंगी, हाइट आपका इंक्रीज होगा, वेट आपका इंक्रीज होगा, आपके पास कॉग्निटिव चेंजेस आती हैं। इस तरह आपके में क्या आ जाते हैं, आप में सेक्सुअल चेंजेस भी आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी स्टार्ट एज अर्ली एज इन इंट्रायूटेराइन लाइफ फॉलोइंग कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड टिल डेथ। कि आप में जो सेक्सुअलिटी की सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। कंसेप्शन क्या है कि जब आपके पास स्पर्म्स और एग आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद से ये स्टार्ट हो जाते हैं। किस तरह कि देखो अगर आपके पास डबल एक्स क्रोमोसोम आ गया, आप फीमेल बेबी होगा, XY आएगा, मेल बेबी होगा। इस तरह इसके बाद 6 मंथ आफ्टर के प्रेगनेंसी के 6 मंथ या इसके बाद आप जो है थ्रू अल्ट्रासाउंड बच्चा जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये मेल है, हमारे पास फीमेल है। इसके बाद चाइल्ड टू इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। तो ये तमाम स्टेजेस ऑफ एज जो है इसमें आपके पास सेक्सुअलिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट आता है। ड्यूरिंग इन्फेंसी देयर इज नो अवेयरनेस ऑफ जेंडर। The child acknowledge its gender in early childhood as early as by 3 years। देखो जो बच्चा हमारे पास होता है उसको इन्फेंसी में कुछ पता नहीं होता मैं मेल हूं या फीमेल हूं, तब हमारे पास जो है अवेयरनेस ऑफ जेंडर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारे पास बच्चा बढ़ना शुरू हो जाता है 3 साल या 3 साल के बाद फिर बच्चे को ये पता चल जाता है कि मैं मेल हूं या फीमेल। मेल है तो वो मेल बिहेवियर करेगा, अगर फीमेल है तो वो फीमेल बिहेवियर शो करेगा। सेल्फ अवेयरनेस about sexuality, gender role, gender identity evolve during the childhood। और जो आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है about sexuality वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। Sexuality to all stages of life cycle। Adolescence is a phase of transition during which major development of sexuality takes place। देखो एक हमारे पास एडल्ट से पहले जो एडोलेसेंस होते हैं तो ये क्या है, ये एक ट्रांजिशन स्टेज है। इसमें आप चाइल्डहुड से चले जाते हैं डायरेक्ट एडल्ट में। तो ये चाइल्डहुड और एडल्ट में जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेज है वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास होता है एडोलेसेंस। और एडोलेसेंस में सेक्सुअलिटी के डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी हमारे पास क्या होती है, टेक्स प्लेस होती है। डिफरेंट चेंजेस आप में आ जाते हैं, प्यूबर्टी में आप जाते हैं, फिजिकल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस आप में आते हैं, स्पर्म्स वगैरह मेल में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, फीमेल में मेंसेस वगैरह शुरू हो जाती है। तो ये एडोलेसेंस स्टेज है, ये सेक्सुअलिटी के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी इज रीच ड्यूरिंग एडोलेसेंस विच इज अ मेजर लैंडमार्क इन इट्स डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। Adolescent sexuality development can be better explained with the biopsychosocial model। कि हमारे पास जो एडोलेसेंस की सेक्सुअलिटी है इसको हम
थ्रू बायो, साइको एंड सोशल मॉडल। तो साइको सेक्सुअल मॉडल जो है वो आगे आ रहा है, उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन इन मॉडल से आप क्या कर लेते हैं, सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बायो क्या है कि आपके बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं सेक्सुअलिटी के साथ। साइको क्या है, इसमें आपके पास जो साइकोलॉजिकल या जो इमोशनल डेवलपमेंट आप में होती है, और सोशल आपके जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक, सोशल बिहेवियर, इसमें चेंजेस आती हैं। तो ये तमाम चीज़ों के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि बायो, साइको एंड सोशल चेंजेस कौन कौन से आते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एज वेल एज सोशल फैक्टर हैव इक्वल इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी इन एडोलेसेंस। और ये तमाम फैक्टर जो है इसके थ्रू आप किसी भी एडोलेसेंस में क्या कर सकते हैं, उसमें सेक्सुअलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी आप उसमें चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किस स्टेज में है। Other than the biological, psychological, and social factor, many more factors such as political, legal, philosophical, spiritual, ethical, and moral values significantly influence the sexuality development. और इन तीनों के बजाय अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, जो सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास इथिकल आता है, मॉरल्स वैल्यू, स्पिरिचुअल आते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल्स वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये आपके सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो जो साइकोसेक्सुअल हमारे पास मॉडल है वो किसने प्रेजेंट किया है, सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड हैड प्रपोज हिज थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वेयर ही डिस्क्राइब अबाउट oral phase, anal phase, phallic phase, latency phase and genital phase as the landmark steps for psychosexual development। psychosexual development जो एक बच्चे में क्या होती है, स्टार्ट से लेके एंड तक जो होती है, तो वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, उसमें हमारे पास ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल फेज आता है, जो कि आगे वाली स्लाइड में हम एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक को हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस फेजेस डिफरेंट बॉडी पार्ट बिहेव एज मोस्ट एरेटोजेनिक एंड द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर और स्टिमुलेट दिस एरेटोजेनिक जोन इन ऑर्डर टू गेट ग्रेटिफिकेशन। एरेटोजेनिक स्टेज क्या है, एरेटोजेनिक किसे कहते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू डिजायर, सेक्सुअल डिजायर वगैरह। तो हमारे पास क्या है कि इस जो मॉडल है सिगमंड फ्रॉइड का, इसमें हर स्टेज पे किसी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन मिलती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ायर होते हैं, और इंसान की कोशिश होती है कि वो डिज़ायर उसके अच्छे तरीके से पूरी हो जाए। ही एम्फेसाइज दैट अ चाइल्ड पर्सनैलिटी इज फॉर्म बाय द वे विच हिज पेरेंट मैनेज हिज सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स। और सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं कि हमारे पास चाइल्ड की पर्सनैलिटी क्या है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बिहेवियर, उसके डेवलपमेंट वगैरह, इन तमाम चीज़ों पे क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों पे उसके पेरेंट्स की तरबियत बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि वो उसके पेरेंट जो है वो अपने बच्चे के सेक्सुअल एग्रेसिव ड्राइव्स वगैरह को किस तरह मैनेज करते हैं, उसको किस तरह ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती है, इफेक्ट करती हैं बच्चे के सेक्सुअलिटी पे। तो सिगमंड फ्रॉइड का जो हमारे पास मॉडल है इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लें। फर्स्ट हमारे पास है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या है कि 0 to 18 मंथ, जो हमारे पास 0 मंथ से लेके 18 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनका मेन जो अटेंशन वाली जगह होती है, मेन फोकस उनका होता है माउथ पे। वो सकिंग स्टार्ट करते हैं, वो चीविंग सीखते हैं, वो बाइटिंग सीखते हैं, तो उसका फुल जो अटेंशन होती है वो ओरल पे होती है। इसके बाद जो हमारे पास 18 मंथ से लेके 36 मंथ तक जो हमारे पास बच्चे होते हैं, तो उनका क्या होते हैं, प्लेजर फोकस ऑन बावल के, वो जो उसका एलिमिनेशन पैटर्न है, जो ब्लैडर एलिमिनेशन है, जो हमारे पास उसका बावल एलिमिनेशन है, तो वो पैटर्न किस तरह होना चाहिए, उसके जो हमारे पास कंट्रोल, बावल कंट्रोल, ब्लैडर कंट्रोल, वो जो तौर तरीके, वो जो बिहेवियर वगैरह है, तो इस स्टेज में जो बच्चे का ज़्यादा फोकस है वो इस चीज़ों पे होता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज क्या है कि प्लेजर जोन इज द जेनिटल कोपिंग विद इन सेक्सुअल फीलिंग। इस स्टेज में ऐसा होता है कि बच्चे का जो प्लेजर जोन होता है वो कौन सा होता है, वो जेनिटल जोन होते हैं, और अपोजिट सेक्स की तरफ उसकी अट्रैक्शन होती है, लेकिन फैमिली मेंबर में। मतलब अगर वो कोई बच्ची लड़की है तो उसकी अट्रैक्शन अब बाप की तरफ होगी, वो बाप के से उसकी अच्छी लगेगी, उसके साथ जो है वो रहना पसंद करेगी। और जो हमारे पास लड़का होगा तो उसकी अट्रैक्शन होगी टुवर्ड मदर।
तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फेलिक स्टेज में होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लेटेंसी पे कि 6 ईयर से लेके प्यूबर्टी तक जो बच्चे होते हैं वो स्टेज में आते हैं कि उसके कहें कि डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग के इस स्टेज में उसके सेक्सुअल फीलिंग क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। उसके जो ऊपर फेलिक स्टेज में जो उसके फीलिंग्स वगैरह थे वो क्या हो जाते हैं, इस स्टेज में खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और लास्ट हमारे पास है जेनिटल प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी से लेके एंड तक इसमें मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योरेट हो जाते हैं। आपको पता चलता है कि जो सेक्सुअल डिजायर क्या होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गेज्म क्या होते हैं, नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे क्या करती हैं, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम काज करती हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह काज करती हैं। तो ये तमाम चीजें आपको प्यूबर्टी और इसके बाद जो है पता चलना शुरू हो जाता है जेनिटल स्टेज में। तो ये हमारे पास 5 स्टेजेस थे किस एज के लिहाज से, कि जब आपकी एज जितना बढ़ेगी आप में कि कौन कौन से साइकोसेक्सुअल चेंजेस आएंगे। अब आ जाते हैं सेक्सुअलिटी। अच्छा, सेक्सुअलिटी इज अ नॉर्मेटिव एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट एंड यूजुअली दिस ग्रुप एंगेज इन रिस्की सेक्सुअल प्रैक्टिस सच एज अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड कैजुअल सेक्स। तो कहते हैं कि जो हमारे पास एडोलेसेंस एज वाले लोग होते हैं तो उसमें सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज बहुत ज्यादा आती हैं। या तो वो कोई अर्ली इंटरकोर्स सेक्सुअल हो जाता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, या कैजुअल सेक्स होता है, मतलब वो किसी को जानते वगैरह नहीं है और सेक्स वगैरह इस तरह हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास, इसलिए तो इसको ट्रांजिशन स्टेज भी कहते हैं कि ये स्टेज आपके लिए इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस स्टेज में आपके सेक्सुअल पैटर्न वगैरह ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एडल्टहुड इज अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इंस्टेंटिबिलिटी इन मेनी एरिया ऑफ लाइफ, प्रैक्टिकली इन रिलेशन टू सेक्सुअल बिहेवियर। जो आपका एडल्टहुड स्टेज है उसमें क्या होता है, उसमें फिर आपको अच्छे बुरे की थोड़ी बहुत तमीज आ जाती है। आपके जो सेक्सुअल बिहेवियर वगैरह है उसमें क्या है, उसमें इंप्रूवमेंट आता है, उसमें डेवलपमेंट आपके पास आती है। Adolescent and youth are one of population most impacted by sexually transmitted infection, including human immunodeficiency virus and papilloma virus. तो कहते हैं कि जो हमारे पास एडोलेसेंस एज वाले हैं और जो जवान नस्ल हैं तो वो क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एबनॉर्मल सेक्स से, अनवांटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, और उनमें जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसमें HIV आता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जिससे हमारे पास एड्स वगैरह बनता है, पेपिलोमा जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है। तो इस तरह के वायरल डिजीज बहुत ज़्यादा स्टार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं हमारे किन लोगों में, एडोलेसेंस और यूथ जो हमारे पास जवान लोग हैं इसमें इस तरह की डिजीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और रीज़न क्या होते हैं, रीज़न होते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स या कुछ एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। सोशियो कल्चर डिफरेंसेस आर डिटर्मिनेंट ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग द एज ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स, नंबर ऑफ पार्टनर, कोर्सिव सेक्सुअल कल्चर एटसेट्रा। कि आपके जो कल्चर या सोशल नॉर्म्स होते हैं वो आपके सेक्सुअलिटी को इफेक्ट करते हैं। किस तरह कि जिस तरह अगर मैं आपको पाकिस्तान और मुस्लिम्स की बात बताऊं तो उसमें आप सेक्सुअल इंटरकोर्स शादी से पहले नहीं कर सकते, ये आपके पास अच्छा नहीं समझा जाता, गलत समझा जाता है, मुनासिब नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास नंबर ऑफ पार्टनर कौन से होने चाहिए। जिस तरह हम इस्लाम की बात करें तो एट अ टाइम एक मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन आपके पास फीमेल जो है एट अ टाइम एक मर्द के साथ रहेगी। तो जिस डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास से कल्चर्स और सोशल नॉर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। सेक्सुअलिटी इन ओल्डर एज। अब ओल्डर एज में सेक्सुअलिटी में क्या होता है, concern the sexual drive, sexual activity, interest, orientation, intimacy, self-esteem, behavior and the social perceptions concerning sexuality in older age। जो हमारे पास sexuality in older age है उसमें क्या होते हैं, उसमें आपके जो characteristic, जो drives, जो activities, जो orientation, intimate relation, ये तमाम चीज़ें जो आपका romantic relationship, तो ये तमाम चीज़ें जो ये किस तरह effect होते हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। Older people engage in a variety of sexual act from time to time from a variety of reason।
जो ओल्डर एज हमारे पास लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं कि उन डिफरेंट सेक्सुअल एक्ट से वो गुजरे होते हैं, डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर पैटर्न्स वगैरह बहुत सी चीज़ों का वो क्या होते हैं उनको पता होता है, और इसके डिफरेंट रीज़न की वजह से डिफरेंट रीज़न होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपने एडल्टहुड के दौरान ये तमाम चीज़ें देखी होती हैं, समझी होती, इससे जो है वो क्या होते हैं गुजरे हुए होते हैं। डिज़ायर फॉर इंटीमेसी डज नॉट डिसअपीयर विद एज, येट देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन एल्डरली प्रिवेंटिंग सेक्सुअल एक्सप्रेशन एंड डिस्करेजिंग द फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल नीड। कहते हैं कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है जो आपका सेक्सुअल डिज़ायर होगा वो एज के साथ आपका कम होगा, नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ कल्चर्स, कुछ सोशल वगैरह रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ जाती हैं, उसमें कुछ सोशल वैल्यूज वगैरह चीज़ें आ जाती हैं जो क्या करती हैं, जो आपके पास एक्सप्रेशंस को चेंज करती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। सेक्सुअलिटी इन ओल्डर एज इज ऑफन कंसीडर्ड एज अ टैबू, येट इट इज कंसीडर्ड टू बी अ क्वाइट हेल्थी प्रैक्टिस। कि जो हमारे पास सेक्सुअलिटी है, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि कोई बूढ़ा शख्स अगर वो नई शादी कर ले तो फिर लोग उसको अच्छा नहीं समझते, लोग उस पर हंसते हैं, लोग इस तरह, तो ये कहें ये आपके तमाम वो सोशल नाम्स वगैरह हैं। देखो इसमें कोई बुरा तो नहीं है, आप जो है सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल डिज़ायर वगैरह ज़रूरी नहीं है कि आपका एज के साथ कम होगा, लेकिन सोशल जो नाम्स हैं, जो सोशल कल्चर्स वगैरह है, वो फिर आपके अच्छा नहीं कंसिडर करते, फिर वो आपके जो इस बिहेवियर्स को इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वाइल द ह्यूमन बॉडी हैज सम लिमिट ऑन द मैक्सिमम एज फॉर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म और एक्सपीरियंस वेल इनटू लेटर ईयर ऑफ लाइफ। लेकिन क्या है कि हमारे पास एज के साथ इंसान की जिस्म में डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। किस तरह, अगर फीमेल की बात करें तो अबव 45 फीमेल में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है, वो फिर बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इस तरीके से हमारे पास जो जेनिटल ऑर्गन है वो लूज हो जाते हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम आप में आज शुरू हो जाती है, मेल में जो है स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये तमाम चेंजेस क्या है, ये तमाम चेंजेस इस तरीके से हैं जो कि आपके सेक्सुअलिटी पे एक्सपीरियंस उसको पे इन्फ्लुएंस होते हैं लेटर लाइफ में। अब आ जाते हैं फैक्टर इफेक्टिंग सेक्सुअलिटी, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो सेक्सुअलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहले आते हैं क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, कॉग्निशन एंड परसेप्शन। आपका रिलेशनशिप किस तरह है, अच्छा रिलेशनशिप है, आप सेटिस्फाई है, नहीं है सेटिस्फाई, ज़बरदस्ती कोई रिलेशन बना हुआ है, ये भी इफेक्ट करता है। आपकी कॉग्निशन, परसेप्शन भी इफेक्ट करती है। कल्चर्स के कौन से वैल्यूज, बिलीफ वगैरह है, ये भी इफेक्ट करते हैं। सेल्फ कंसेप्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है कि अगर पहले आपका इस तरह जो है कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या कोई रिलेशन आपका रह चुका है और वो कोई अच्छा नहीं है, तो वो फिर आपका आने वाले जो है रिलेशन वगैरह उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। प्रेगनेंसी हमारे पास जो है ये सेक्सुअलिटी पे इफेक्ट होती है। क्योंकि अगर हमारे पास अक्सर किसी पर अगर प्रेगनेंसी का डर हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा वगैरह हो, तब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी इफेक्ट होगी। हमारे पास फैमिली प्लानिंग्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो ये क्या होती है, ये आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी को फिर क्या करती है, इफेक्ट करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस एंड डिजीज, अगर किसी पर्सन को कोई क्रॉनिक डिजीज है तो फिर उसका सेक्सुअल एरोजल, एक्साइटमेंट, ये चीज़ें उतनी नहीं होगी जितनी हमारे पास नॉर्मल पर्सन की होती है। लाइफ सर्कमस्टांसेस, पर्सनैलिटी ट्रेट एंड बायोलॉजिकल मेकअप, तो ये तमाम फैक्टर आपके पास ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो सेक्सुअलिटी, जो नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। लिहाजा आप इनको एमसीक्यूज के लिए देख लें। इसके बाद रिस्क एंड अल्टरेशन इन सेक्सुअलिटी के लिए कौन कौन सी रिस्क और आपके पास सेक्सुअलिटी में कौन कौन सी चेंजेस आती है। तो इसमें हमारे पास पहला क्या है कि जनरल हेल्थ स्टेटस भी आपका इसको इफेक्ट करता है कि अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज वगैरह है या नहीं है, आप जितनी हेल्थी होंगी उतनी आपकी सेक्सुअलिटी जो है वो अच्छी होगी, सेक्सुअल लाइफ आपका उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद हमारे पास सेक्सुअल एब्यूज़ आता है, जो हरासमेंट वगैरह होते हैं, जो सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है, वो चीज़ें भी इफेक्ट करते हैं आपके सेक्सुअलिटी को। सेक्सुअल डिसफंक्शन हमारे पास अक्सर होते हैं, जिसके पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटेक्ट वगैरह, या हमारे पास कोई और जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव डिजीज़ वगैरह होते हैं, तो वो भी आपकी सेक्सुअलिटी को इफेक्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस एंड एजाकुलेटरी फंक्शन,
डिसफंक्शन, इंपोर्टेंस एंड एजाकुलेटरी डिसफंक्शन कौन से अक्सर मेल में होते हैं कि इरेक्शन प्रॉब्लम हो गई, इंपोर्टेंस कहते हैं इरेक्शन प्रॉब्लम, या हमारे पास कोई एजाकुलेशन वगैरह डिसफंक्शन है, तो ये चीज़ें भी आपके पास क्या करते हैं, सेक्सुअलिटी को अल्ट्रेशन लाती है, उसको चेंजेस लाती है। और डिस्पेरोनिया, डिस्पेरोनिया किसे कहते हैं कि डिफिकल्टी इन सेक्स वगैरह के, जब आपके पास सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होता है, एबनॉर्मल पेन, जिस तरीके से मेल को कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो फिर वो पेन होगा, इस तरह कोई और इन्फेक्शन की वजह से या किसी और एबनॉर्मलिटी की वजह से जब आपके पास अनवांटेड या एबनॉर्मल कोई पेन वगैरह होता है, डिफिकल्टी होती है, तो फिर ये आपके नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न को क्या कर लेती है, इफेक्ट कर लेती है, उसमें अल्ट्रेशन लेकर आती है। अब हमारे पास नर्सिंग केयर प्रोसेस क्या होगा कि अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो आप उसकी केयर किस तरह करेंगे, किस तरह आप उसको काउंसल करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऐसा करना है, उससे हिस्ट्री हम लेंगे, हिस्ट्री के बाद कोई एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल पैटर्न, सेक्सुअलिटी, वो भी हम पूछेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि उसके जो पार्टनर है, रिलेशन जो उसका सेक्सुअल पार्टनर, इंटीमेट रोमांटिक पार्टनर जो है, उसके टाइप्स कौन कौन से, किस टाइप के लोग हैं उसके साथ, और क्वालिटी क्या है रिलेशन का, कि आया उनका रिलेशन अच्छा है, उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, हेल्पफुल है, पॉजिटिव है, किस तरह है। लेवल ऑफ नॉलेज भी हमारे पास होता है कि लेवल ऑफ नॉलेज भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज होता है तो वो इस तरह इश्यूज को जो है अच्छी तरीके के साथ क्या करता है, हैंडल आउट कर सकता है। इसके बाद ड्रग एंड अदर इलनेस, कोई ड्रग्स वगैरह यूज करना हो या वो कोई पर्सन कोई ड्रग यूज कर रहा है या इसके साथ कोई अदर इलनेस है, तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम चीज़ें हमने फिर एसेस करनी है, ये तमाम चीज़ें हमने चेक करनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेजेंट मॉडल। तो प्लेजेंट मॉडल क्या है, प्लेजेंट मॉडल was created in 1976 by Jake S. Annan. The Pleasant model offers nurses or case manager or concise framework for intervention to address patient concern at the earliest stage of their distress. तो ये सिंपल, ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल ये कहते हैं कि जब आपके पास कोई पर्सन आ जाता है, उसे कोई सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल रिलेटेड उसे कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से वो डिस्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस में, तो इस तरह पर्सन से आपने किस तरह इंटरव्यू लेनी है, इस तरह पर्सन के लिए आपने किस तरह डायग्नोज बनाने हैं, इस तरह पर्सन को आपने किस तरह इंटरवेंशन करनी है। तो ये तमाम चीजें हमें क्या है, ये प्लेजेंट मॉडल हमें बताता है। तो प्लेजेंट मॉडल में पी जो हमारे पास है, ये स्टैंड होता है परमिशन गिविंग स्टेज। परमिशन गिविंग स्टेज में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इंटरनल स्टेज, initial stage is designed to offer explicit permission to discuss issues of sexuality। इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आप अपने पेशेंट से खुद परमिशन ले लेते हैं और उसके बाद उसको भी परमिशन दे देते हैं कि सेक्सुअलिटी के लिहाज से जिसके सेक्सुअल बिहेवियर या कोई भी प्रॉब्लम है या उसमें कोई भी चेंजेस है उसके बारे में वो फुली जो है ओपनली आपसे डिस्कस कर सके। सेकेंड पर हमारे पास आ जाता है लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टेज। लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टेज क्या होता है, ये हमारे पास वो स्टेज है जिसमें हम पर्सन को लिमिटेड थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन का फायदा ये होता है कि वो पर्सन जो हमारे पास है उसमें जो एबनॉर्मलिटीज है, एक तो उसको वो पॉइंट आउट हो जाती है कि हाँ मुझ में ये चीज़ों में प्रॉब्लम है सबसे पहले। दूसरी क्या है, दूसरी इसमें यह है कि जो उसके डायग्नोज या उसके प्रॉब्लम है तो वो फिर क्या हो जाते हैं, उसके लिए क्लियर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये इशू है, मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए इंटरवेंशन करना ये इजी हो जाता है नर्स के लिए। थर्ड हमारे पास है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टेज। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टेज वो स्टेज जो डिजीज रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो हम किसी पर्सन को देते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमारे पास तब डिपेंड करता है कि अगर ये हम जब किसी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं कि जो उस पर्सन का हमारे पास कोई डिजीज है या उस पर्सन में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो उस एबनॉर्मलिटी रिलेटेड हम उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेते हैं जिससे उसको पता चल जाते हैं, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे जो प्रॉब्लम है। तो इसमें हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है और जो ओपन लिमिटेड इंफॉर्मेशन उसमें हमने जनरल इंफॉर्मेशन देनी थी लिमिटेड, लेकिन इसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट स्टेज जो हमारे पास है वो है इंटेंसिव थेरेपी स्टेज। इंटेंसिव थेरेपी स्टेज में क्या होता है कि विद इन द
Implicit approach, intensive counseling and intervention are restricted to those with high level. इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पास लोग जिसको इंफॉर्मेशन होती है, जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो इस तरह के लोगों को फिर आप फुली इंटेंसिव मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ कोई चीज नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके बारे में उनको ऑलरेडी पता होता है। लिहाजा इस तरह के लोगों को फिर आपने फुली डिटेल के साथ, फुली एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी डिजीज के बारे में नहीं बताना, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का उनको खुद पता होता है। तो ये हमारे पास क्या है कि इन तमाम स्टेजेस पहले आपने उससे परमिशन लेना होगा। उसके बाद आप उसको लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे ताकि उसे पता चले कि उसे क्या मसला है। उसके बाद आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जो प्रॉब्लम उसे है उस रिलेटेड आप उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग जिसको पता है उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना दें, क्योंकि फिर ये बोरिंग हो जाता है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो व्हाट कि उनको कौन कौन से प्रॉब्लम है। इसके बाद नर्सिंग केयर प्रोसेस क्या है, नर्सिंग डायग्नोस हमारे पास जो इसके लिए बन सकते हैं वो इनफेक्टिव सेक्सुअलिटी पैटर्न उसका इनफेक्टिव हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है, डिपेंड करता है सोशल पर्सपेक्टिव पे, डिपेंड करता है माइंड एटसेट्रा पे। सेक्सुअल डिसफेक्शन उसे हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से कोई पेन उसे हो रहा है या कोई और भी डिजीज या इलनेस है। उसके बाद रेप ट्रामा सिंड्रोम भी होता है कि अक्सर जो हमारे पास अगर किसी पर्सन का जो है रेप हो जाता है तो फिर रेप के बाद वो स्ट्रेस में रहता है, उसे जो है तकलीफ होती है, डिप्रेशन में रहता है। तो इस तरह का हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद गोल क्या होंगे। अब अगर इस तरह का आपके पास कोई पेशेंट या कोई भी क्लाइंट आपके पास आ जाता है तो आपका गोल क्या होगा। आपका गोल ये होगा कि जो उसकी प्रीवियस नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बहाल हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन नॉर्मल। और दूसरी क्या है, दूसरी ये कि उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड की जाए। अगर किसी एक प्रोसेस से उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका अल्टरनेट प्रोसीजर उसका बता दिया जाए ताकि उसका जो सेक्सुअल पैटर्न वो हमारे पास नॉर्मल रहे। और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, नर्सिंग इंटरवेंशन आपने ये करनी है कि आप सबसे पहले एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे अपने क्लाइंट के साथ, ताकि क्लाइंट को पता चले कि जो चीज़ वो आपको बता रहा है तो वो इंफॉर्मेशन उसका प्राइवेट है, उसका सिक्योर है। सेकेंड, आपने प्राइवेसी का बड़ा ख्याल रखना होता है, क्योंकि इस तरह के जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये अक्सर पेशेंट चाहते हैं कि ये प्राइवेटली जो है ट्रीट किए जाए, डिस्कस किए जाए। लिहाजा प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। एक्टिव लिसनिंग, आप एक्टिव लिसनर आप बनेंगे। एक्टिव लिसनर क्या है कि आप पेशेंट की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके के साथ सुनेंगे, फिर क्या करेंगे, जो बताते हैं उसके हर वर्ड बाय वर्ड को सुनेंगे, प्राइवेट रखेंगे उसका, और ट्रीटमेंट को जो है उसकी आपने क्या करनी है, कोशिश करनी है। क्लियरिफाई द पेशेंट दैट सेक्सुअलिटी डज नॉट मीन ओनली इंटरकोर्स। और सबसे पहले एक चीज जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताई कि सेक्सुअलिटी का मतलब सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी चीजें हैं दैट रिलेट टू योर सेक्स। तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सेक्सुअलिटी में आता है। ये चीज भी आपने पेशेंट को समझानी है। इसके बाद डिस्कस अल्टरनेटिव मेथड, आप डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड जो है वो डिस्कस करें, जिसकी वजह से उसका सेक्सुअल पैटर्न वो नॉर्मल रह सकता है, डिप्रेशन उसकी कम हो सकती है, स्ट्रेस उसकी कम हो सकती है। तो ये हमारे पास छोटा सा यूनिट था सेक्सुअलिटी के बारे में। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।